नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूपी सीडा को प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित करने का दिया लक्ष्य। कहा, अगली इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ निवेश लाने का संकल्प। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक नदियों के उफान पर सरकार की नजर। मुख्यमंत्री ने जमीनी हकीकत की जानकारी के लिए बाढ़ क्षेत्रों में भेजा मंत्रियों को। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को तैयारी के निर्देश। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 2022-23 में भारत की इकॉनमी पूरे एशिया में तेजी से करेगी विकास। एक दशक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत तैयार। गांव की स्वच्छता को लेकर प्रदेश स्तर पर बनी कार्य योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी। 3580 ग्राम पंचायतों में लागू होगी योजना। निदेशक पंचायती राज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। और आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की प्रतिमा को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा स्थापित। महाराष्ट्र में बड़ी भव्यता के साथ किया जाता है गणेश जी का पूजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और यूपी सीडा के साथ राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाए जाने के प्रयासों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। सभी जिलों में निवेश और उद्योग के अवसर मौजूद हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका इसमें अहम है। 2018 में इन्वेस्टर समिट में 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें अगले इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ किया जाना है। इसके लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को सभी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर प्रदेश में औद्योगिक निवेश की परिस्थितियां बनी हैं। राज्य सरकार की नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यूपी सीडा के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 7 देशों से 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इसको अनवरत बढ़ाए जाने की जरूरत है। बहराइच में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। पेयजल आपूर्ति के लिए बन रही पानी की टंकी की गुणवत्ता देखी और कैसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर आए मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। विकास कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रही सभी योजनाओं की जानकारी हासिल की। 14% बहराइच जनपद के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। उसी परिकल्पना को पूरा करते हुए हम आज बहराइच में हैं। बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा हुई है। समीक्षा के दौरान जो त्रुटियां मिली उनमें सुधारने के लिए कहा गया है। जो अधिकारी, जो चिकित्सक ड्यूटी पे लापरवाही करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर स्थिति में बहराइच को नंबर 1 अपराध मुक्त वातावरण बनाने के लिए संकल्प है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज कायम करेंगे। जो एनसीआरबी का डाटा आया है उसमें उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। अपराध के मामले में हमने वो कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ करके चले गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए बख्शी बांध पहुंचे। उन्होंने नाव द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया और स्थिति की समीक्षा की। शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए पैकेटों का पूर्ण वितरण भी सुनिश्चित किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पानी कम होने की दशा में भी सब प्रशासन सतर्क रहे, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। एनडीआरएफ से लेकर जिला प्रशासन की टीमों के साथ आला अधिकारी भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं। कठिनाई तभी पता चलती है जब पीड़ित के पास स्वयं पहुंचा जाए। तो मैं यहाँ जिले के हमारी सांसद जी, विधायक जी, हमारे यहाँ के डीएम और कप्तान सब लोग साथ में गए थे। पार्टी के और सब वरिष्ठ नेतागण साथ में गए थे कि जिससे लोगों की पीड़ा भी सुनी जाए और उनको राहत सामग्री भी दिया जाए और कोई कठिनाई ऐसी है जो वो बताना चाहें उसको सुन करके उसके और प्रबंध किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से आई है
तब से अपराध पर नियंत्रण हुआ है। आंकड़े में तो निश्चित तौर से आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम आंकड़े में बहुत अच्छा पूरे देश का जब आता है, रिपोर्ट आती है, तो कई प्रकार के जो गंभीर अपराध है उसमें उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है उसको नियंत्रित करने में और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा माहौल नीचे का है कि आम जनता आज अपराधियों से भय नहीं खाती है, बल्कि अपराधी हमारी पुलिस फोर्स से भय खाते हैं कि इस समय अगर अपराध करेंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा और वो बच नहीं पाएगा। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में बने बाढ़ राहत कैंप में जाकर उनसे बातचीत कर समस्याओं को जानने का प्रयास किया। शासन द्वारा भेजी गई राहत सामग्री भी इस अवसर पर पीड़ितों को बांटी गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री यह दौरा करके लोगों तक कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया। सभी नदियां जितनी है, राप्ती हो, सभी नदियों में जितने भी कार्य योजना हमारी थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी थी और कुछ 70% 90% थी, जिसके कारण गंगा जी में जो पानी हमारा स्तर बढ़ा तब कोई नुकसान हमारे बांध को और हमारे निर्माण कार्य को नुकसान नहीं हो पाया। तो ये सब स्थितियां रही। आदरणीय जब से इधर यमुना का में और चंबल और सिंध बैराज राजस्थान से सभी फाटक खुलने के बाद ये जो पानी का स्तर बढ़ना शुरू हुआ, यमुना के बाद यमुना का पानी जब गंगा जी में गया तो बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अब पानी नीचे हो रहा है। 3 फुट के आसपास पानी नीचे गया है, लेकिन अभी काशी, गाजीपुर और बलिया का अभी वही स्थिति है, थोड़ा बढ़ने की संभावना इधर से जो पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं अभी देखा हूँ प्रशासन यहाँ और सामाजिक संगठन आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में, और सुबह शाम वो लोग पूछ भी रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर सभी प्रकार का सामग्री भी जो वितरित हो रहा है, राहतकार के लोगों को जो राहत सामग्री वितरित हो रही है, और जानवर को भी व्यवस्थित रखा गया है। और सभी जानवर, बकरी से लेकर भैंस तक सभी जानवरों को भूसा की व्यवस्था है। डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, लगभग 1200-1300 लोग यहाँ उपस्थित हैं, और सभी को मैं बच्चों की शिक्षा भी यहाँ हो रही है। अच्छा जिले के अधिकारीगण काम कर रहे हैं। कासगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 20 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब धीरे धीरे गंगा का पानी कम हो रहा है, फिर भी गांव के आसपास पानी भरा हुआ है और कई जगह दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने वहां संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए डॉक्टरों की टीम तैयार कर दी है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कैंप करेगी। इन कैंपों में मरीजों को दवाई और जांच की व्यवस्था उपलब्ध होगी। आसपास क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है जिससे संक्रामक रोग बढ़ने न पाए। तैयारी पहले से ही हम लोग करते हैं। जब बरसात का सीजन शुरू होता है तो उसके पहले से ही हमारी बाढ़ चौकियां जो है सक्रिय होती हैं। 20 बाढ़ चौकियां हैं हमारे जनपद की, तो वहाँ हमारे स्टाफ की ड्यूटी लग जाती है और उनको पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध करा दी जाती है पहले से ही। दवाइयों में जो है अगर किसी को जो है बुखार है, डायरिया हो रहा है या चर्म रोग है, तो इस तरह की बीमारियां अमूमन जो है देखने को मिलती हैं। तो इस सब उल्टी भी होता है, पेट में दर्द होता है, तो इस सब की दवा के साथ जो है हमारी टीमें सक्रिय हो जाती हैं जब अगर बाढ़ आता है तो। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि मॉर्गन स्टैनले ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2022-23 में भारत की इकॉनमी पूरे एशिया में सबसे तेज गति से विकास करेगी। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7% औसतन रहने का अनुमान है, जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने वाली है। मॉर्गन स्टैनले भारत के आउटलुक को लेकर बेहद पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1 दशक से अधिक समय में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि रुकी हुई मांग को पूरा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी की कीमतों में कमी और अर्थव्यवस्था फिर से खुलने से मांग बढ़ रही है। इससे तेजी से आर्थिक रिकवरी हो रही है। मोबिलिटी कोरोना के पहले वाले लेवल तक पहुंच चुका है। इन वजहों से ऐसे लगता है कि बीते 1 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर प्रदर्शन वाली है। निर्यात में अगर कमी आएगी तो सर्विस के निर्यात से उसकी भरपाई करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने साल 2047 तक देश में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर एक रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट में विकास दर बढ़ाने के लिए रोजगार संबंधी चुनौतियों, नीतियों को लेकर राज्यों के बीच समन्वय और अगले 25 सालों में देश में आर्थिक नीतियों की दिशा को लेकर अहम सुझाव दिए गए हैं। और ब्यौरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार की गई ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 25 सालों में आर्थिक नीतियों को देश में हर स्तर के रोजगार के अवसर पैदा करने पर फोकस करना होगा। महिलाओं और कम स्किल वाले लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करने पर भी जोर देना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को ऐसे सेक्टर्स की पहचान करनी होगी जिसमें देश को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। रिपोर्ट में संघीय ढांचे को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए संरचनात्मक सुधार की जरूरत पर भी बल दिया गया है। The report is on India at 100. 25 years from now, we are in the 75th year of independence. And it's looking forward 25 years and suggesting what India should do to make India a more prosperous country, a better governed country in 2047. Its focus is on getting the government to do better the things it should be doing. So this is the big change, from stopping the government from doing the things it should not be doing, but to get the government to do better the things it should be doing. And in this context, it actually talks about something that's quite dear to my heart, which is the issue of internal coordination and breaking of silos. That's a theme that comes regularly out throughout it. पीएमईएससी की समीक्षा में भी ये कहा गया कि देश के वे जिले विकास की कहानी में पीछे रह गए हैं जिनका बाजारों के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए देश को नए बाजार खोजने के साथ साथ फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस करना होगा। पीएमईएससी के चेयरमैन विवेक देवरॉय के मुताबिक साल 2014 के बाद देश में बनी नीतियों ने नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने पर फोकस किया, जिसका फायदा देश को मिल रहा है। There are several things that this government has been doing since May 2014 to address not inequality but address inequity. And there's a big difference between the two. Inequity is lack of equity in access. It's like students getting an equal chance to get admitted into an educational institution. विवेक देवरॉय के मुताबिक कोई भी आसानी से इसकी गणना कर सकता है कि साल 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और प्रति व्यक्ति आमदनी $10,000 के करीब होगी। ये आंकड़ा भारत को मध्यम आय वाली इकोनॉमी में तो रख सकता है, और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो औसत आमदनी को $12,000 तक ले जाना होगा। यानी ये कहानी औसतन 7.5% विकास दर को औसतन 8.5% तक ले जाने की है। और चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती विकास के फायदे को हर आम-ओ-खास तक पहुंचाने की है, और वो भी इस शर्त के साथ कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल खुले में शौच से मुक्त होने के बाद साफ सुथरी और सुंदर बने, इसके लिए काम किया जा रहा है। गांव में ठोस द्रव की कचरे को कैसे निस्तारित किया जाए, इसको लेकर मेरठ मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, ग्राम सचिव चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में उपस्थित हुए। यहां निदेशक पंचायती राज अनुज कुमार झा ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ सुथरा बनाया जाए। इसके लिए कूड़ा प्रबंधन, सोख्ता गड्ढा, फिल्टर चैम्बर की कार्य योजना बनाकर शुरू किया जाए, जिससे कूड़ा प्रबंधन का प्लान ग्राम पंचायत में बन सके और इस पर अमल किया जा सके। इसके लिए प्रदेश में 3,580 पंचायतों का चयन किया गया है। खुले में शौच से मुक्त होने के बाद पूरे प्रदेश में ठोस और द्रव कचरे का कैसे अच्छे से निस्तारण हो सके और एक आदर्श गांव की कैटेगरी बन सके, साफ सुथरा गांव बन सके, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रायोरिटी है। और ये जो योजना है जिसको हम ODF प्लस कहते हैं या SBM फेज 2 कहते हैं, इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ठोस कचरे का और द्रव कचरे के लिए मैनेजमेंट के जो भी साधन हो सकते हैं, जैसे कूड़ा प्रबंधन केंद्र है या कूड़ा संकलन का वाहन खरीद करना है, घर घर से कूड़ा को इकट्ठा करना है, या जहाँ भी द्रव कचरा निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए जहाँ सोख्ता गड्ढे या लीच पिट की आवश्यकता है उसका निर्माण करना, कहीं पे अगर नाली टूटा हुआ है या नहीं है तो उसका निर्माण करना, जहाँ भी जो गंदा पानी है वो कहीं तालाब में जा रहा है
तो उसको तालाब से हटा करके और उसको अलग से उसका चाहे तो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पोंड बनाना या दूसरा जिस प्रकार से भी निस्तारण हो सकता है वो निस्तारण करना। गांव में कहीं भी जैसे प्लास्टिक कचरा फैला रहता है उससे एक गंदगी सी दिखाई देती है, तो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके और उसका रिसाइकलिंग करना या जो भी उसका फर्दर मैनेजमेंट हो सकता है वो करना, ये इस पूरी अभियान का पार्ट है। सोनभद्र में लोक कल्याणकारी योजनाओं को सुगमता से जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सोनभद्र ने आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 80 ग्राम सभाओं में एक साथ शिविर का आयोजन किया गया, जहां सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने का कार्य कर रहे थे। सदर विधानसभा में बैठ गांव में आयोजित शिविर में क्षेत्रीय विधायक भूपेश चौबे और जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुन उनका निस्तारण किया। इस प्रयास से भौगोलिक दृष्टिकोण से ध्रुव क्षेत्रों के लोगों को भी गांव में ही समस्याओं के समाधान का अवसर मिला है। 80 ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है ताकि 80 जो हमारे सचिव हैं वो अपने लेखपालों के साथ मिलके कम से कम 2 घंटे आज के दिन गांव को दें, जिससे हम इन सारे कर्मचारियों की उपस्थिति गांव में सुनिश्चित कर सकेंगे। हमारे गांव का जो सचिवालय है वहां पर इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है प्रधान की उपस्थिति में, और इससे जो गांव पंचायत का जो सचिवालय है वो एक केंद्र के रूप में विकसित होगा, जहां पे लोग अपनी समस्याएं बता सकेंगे और अपने जितने भी उनकी योजनाएं हैं उनका लाभ भी ले सकेंगे। इससे निश्चित रूप से ग्राम सेक्रेटेरिएट गांव सचिवालय जो है उसका भी जो उद्देश्य था वो सफल होगा और लोगों की समस्याएं भी दूर करने में हम काफी हद तक सफल हो पाएंगे। कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने तरल औद्योगिक अल्कोहल को ठोस रूप में परिवर्तित करने की एक सस्ती प्रक्रिया विकसित की है। इस तकनीक से खानपान, व्यापार, पर्यटन और सेना के उद्देश्य से हीटिंग और वार्मिंग उद्देश्यों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद की जगह एथेनॉल के ठोस रूप का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम आधारित उत्पादों के स्थान पर जैव ईंधन विकसित करना है। इसके उपयोग से कोई नुकसान प्रकृति को और मनुष्यों को नहीं होगा और यह हानिकारक गैस भी नहीं पैदा करेगा। उनको हम रिप्लेस कर सकें। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक लंबा सफर तय किया है और आपको मालूम है कि देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस तरीके से हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बायो प्रोडक्ट्स हैं। 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं जहां पे कि हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा और जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा और उस तरीके से हम एक जो है जैव उत्पाद सामने लेके आए। उसी कड़ी में हमने इस अल्कोहल को ठोस के रूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो संस्थान का है, उसने उस उपलब्धि को हासिल किया। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और ममता शुक्ला जो रिसर्च स्कॉलर थी उन्होंने किया। पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम एक बायो प्रक्रिया है, जिसमें कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल जो था वो एक बायो ओरिजिन का था। इसके अलावा हमने जो भी केमिकल इस्तेमाल किए, चाहे कि वो इग्निशन डोप थे या क्योरिंग एजेंट्स थे, इसमें कि हमने फैटी अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया या दूसरे रसायनों का उपयोग किया, सारे के सारे बायो ओरिजिन के थे। बाराबंकी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। बाराबंकी में पिछले वर्ष लगभग 58,000 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया था और बीमित 34,000 से अधिक किसानों की फसल बाढ़ और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई थी। कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा किसानों की बर्बाद हुई फसलों का समय से आकलन कर 16 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों को मिला। खरीफ में मुख्यतः हमारे जनपद में धान है और की फसल बोई जाती है, तो धान फसल पर किसानों को इससे लाभ मिलता है। गत वर्ष हमारे यहाँ लगभग 58,000 के लगभग किसानों को ने इसमें बीमा कराया था और जिसमें से लगभग 34,000 के लगभग किसानों को 1644 लाख रुपए का बीमा की धनराशि जो है क्षतिपूर्ति किसानों को मिली है। सफीपुर गांव में मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बीमा करवाया था। पिछली बार ओलावृष्टि के कारण जो है हमारी सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ और मैंने बीमा करवा रखा है, इसलिए जो है उसका मुआवजा हमें दिया गया। और मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जरूर कराएं, इससे छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। पिछले साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम लोगों ने पहले बीमा करा रखा था, जिससे हमारी फसल बाढ़ में डूब जाने के कारण हम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब से पिछले साल बीमा जो फसल का कराया था
उसका हमें भारी मुआवजा मिला, जिससे हम लोगों को फसल नष्ट होने से हम लोग बच गए और हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। बाराबंकी में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के साथ माटी कला बोर्ड के माध्यम से एक व्यापक योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत माटी कला सामूहिक सुविधा केंद्रों की स्थापना की जानी है, जिससे आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके यह हुनरमंद अच्छा उत्पादन कर सकें। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधुनिक भट्टियों से इन्हें पकाने के लिए भी ट्रेंड किया जाएगा। इन कारीगरों को एक ही स्थान पर कच्चा माल और पैकेजिंग की सुविधा दी जाएगी। इन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इन्हें आर्थिक लाभ हो सके। बनाने वाले बाहर से आते हैं। थोड़ा ऊपर उठाओ हाथ। मैं घर पर मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, इसमें हमें बहुत दिक्कत है। माटी कला समिति बोर्ड द्वारा समिति बनाई गई और यहाँ पर मैं आया, 7 दिन की ट्रेनिंग हुई, जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं यहाँ पर, जैसे कि गमला, चाय की कप, प्लेट। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाया गया माल यहीं से आसानी से बिक जाता है और यहाँ माल से बनाया हुआ माल यहाँ से बिक जाता है। यहीं से बिकने के बाद हमें अच्छा लाभ होता है। मैं इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग घर पर बर्तन बनाते थे, उसमें दिक्कत होती थी, जो कि वो माल भी नहीं बिक पाता था। यहाँ माटी कला बोर्ड द्वारा बनाए गए 7 दिन का ट्रेनिंग दी गई। मैं यहीं पर काम करता हूँ अब, और यहीं पर गमले, बर्तन और कुल्हड़ सब बनाकर यहीं से बिक जाता है। और मैं यहाँ सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनपद बाराबंकी में माटी कला बोर्ड की स्थापना जो की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके माध्यम से जनपद में कुम्हारों के उत्थान के लिए, उनको नई नई तकनीक से जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, उसके लिए जनपद में ग्राम चंदौली में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें मशीनों की स्थापना हो गई है। आने वाले समय में उनको वहाँ पे सैकड़ों जो भी हमारे यहाँ पे कुम्हार भाई काम कर रहे हैं, मिट्टी के काम से जुड़े हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको वहाँ पे अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो कुम्हार बंधु अपना रोजगार खुद स्थापित करना चाहते हैं, उनको ऋण की व्यवस्था है। जिनके पास संसाधन नहीं है, उसी माटी कला बोर्ड के माध्यम से उनको विद्युत चालित चाक निःशुल्क सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। आज पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना आज शुभ मुहूर्त पर की जाएगी। लोग अपने अपने घरों में भी गणपति की मूर्ति की स्थापना करते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़े स्तर पर भगवान गणेश की स्थापना की पूजा और अर्चना की जाती है। महाराष्ट्र में जहां यह त्योहार भव्यता के साथ मनाया जाता है, वहीं देश के सभी हिस्सों में गणेश जी को पूजा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म माना जाता है। इसी उपलक्ष्य में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बलरामपुर में कजरी तीज पर्व पर आस-पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। जिले के राजपुर के जंगली बाबा नाथ मंदिर, उतरौला के दुखरण नाथ मंदिर में लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर प्रभु का जलाभिषेक किया और दर्शन व पूजन किया। महिलाओं ने भी हरतालिका तीज पर देर रात तक मंदिर पहुंचकर मां पार्वती और भगवान शिव को नमन कर आशीर्वाद मांगा। शिव जी की असीम कृपा से आज हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूरा दिन हम लोग निर्जला शिव जी का व्रत रखे हैं, क्योंकि शिव जी ने विष का अपान किया था, इसलिए पार्वती जी ने तीज का व्रत रखा था उनके लिए। और उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी तीज के लिए जो है व्रत रखा है हम लोगों ने भी। और यहाँ मंदिर में आज हम लोग सब लोग सभी सखियाँ हमारी जो है पूजा पाठ के लिए हम लोग साथ में आए हुए हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ रखते हैं और सुबह से एक व्रत निराजल व्रत रखते हैं हम लोग। और
फिर शाम को हम लोग भगवान का पूजा करके और उनके आशीर्वाद लेके अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। आज गणेश चतुर्थी पर्व शुरू हो रहा है। इसके लिए लगातार मूर्तियों को बनाने वाले समय से इन्हें पंडालों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। माटी कला के हुनरमंदों ने बरेली में इन मूर्तियों को बनाकर बड़ा रोजगार हासिल किया है। मिंटू पाल बरेली में गणेश चतुर्थी को लेकर भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और इन्हें प्राकृतिक रंगों से सजा रहे हैं। यह मूर्तियां बरेली और आसपास जिलों में भेजी जा रही हैं। इन काम में परिवार भी सहयोग करता है और अच्छी आय प्राप्त कर रहा है। मेरे पास है करीब 100